वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 की फ़िज़िक्स के बारे में। तो आज हम एलिमेंट्री क्लास करते हैं। फ़िज़िक्स की सिलेबस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 1 को स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसमें। तो सिलेबस 5 यूनिट्स हैं इसमें, और सब चैप्टर्स को हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो हमें पहले चैप्टर में पढ़ना है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में। ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। हम आगे जो वीडियोस होंगे उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको सिर्फ नाम थोड़ा सा देख लेना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए। चैप्टर 2 में हमें देखना है स्थिर विद्युत, विभव एवं धारिता। ठीक है, चलिए। चैप्टर 3 में हमें देखना है धारा विद्युत। चैप्टर 4 में हमें देखना है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर 5 में चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 6 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करना है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ हम अभी वर्ड्स को यूज़ करें। में क्या क्या पढ़ना है चीज़ हम देख रहे हैं, सिलेबस में भी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 में हमें पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। चैप्टर 9 में हमें पढ़ना है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश के रिलेटेड इसमें से हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमें पढ़ना है तरंग प्रकाशिकी के बारे में। चैप्टर नंबर 11 में पढ़ना है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में परमाणु के बारे में पढ़ना है। 13 में नाभिक के बारे में पढ़ना है। 14 में अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए। अब 15 चैप्टर्स जो कि लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, वो है आपके पास क्या है, संचार व्यवस्था। ठीक है, तो कुल टोटल आपको 15 चैप्टर्स करनी है। और एक बात हमेशा याद रखना, फिजिक्स जो है वो हमारे दैनिक जीवन में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है उसी चीज़ों को अपने आप से रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो फिजिक्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और मज़ेदार भी लगेगा। ठीक है, तो आप लोग फिजिक्स को अपनी दैनिक जीवन में जो जो घटनाएं होती हैं उससे जितना आप रिलेट कर पाए, जितना आप इमेजिनेशंस कर पाएँ, उतने आपके लिए बेहतर होंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो रहा हमारे पास क्या चीज़, सिलेबस के बारे में, है ना। तो हमें पहला चैप्टर से हम आज यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर क्या था, पहला चैप्टर हमारे पास था ये विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो हमें विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये इकाई 1 के अंतर्गत है स्थिर विद्युत के बारे में। ठीक, तो चलिए, ये रहा हमारा यूनिट 1 स्थिर विद्युत। हमें पढ़ना है इसमें क्या चीज़ें, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चल। ओके ओके, 1 सेकेंड ना, चलिए। हाँ, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक, इससे पहले अपने छोटे छोटे क्लास में ये चीज़ें आपने सुनी होगी, क्या विद्युत क्या होता है ना, आवेश क्या होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ऋणावेश, धनावेश, ये सब क्या होता है करके आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे क्षेत्र के बारे में होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, चलिए। देखो, इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, है ना, और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए हम एलिमेंट्री देखते हैं, इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, हाँ, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों, उनसे संबंधित विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र,
विद्युत विभव, विद्युत धारिता एवं विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, देखो अभी क्या चीज़ है आपका स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। आपने जो है वो क्लास 11th में पढ़ा होगा क्या कि भौतिक विज्ञान किसको बोलते हैं। तो भौतिक विज्ञान जो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, द्रव्य की प्रकृति, उसकी संरचना, संगठन के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, भौतिक बोलते हैं। लेकिन हमारे जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 हमें क्या बोल रहे हैं, बेसिकली स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ना है। ठीक ना, हमारे पास जो यूनिट आया था, अब यूनिट 1 जो है वो क्या चीज़ है आपका, यूनिट 1 जो है वो आपका स्थिर विद्युत ही पढ़ना है हमें। तो स्थिर विद्युत की क्या चीज़ है, तो स्थिर विद्युत की ये बता रहे हैं क्या चीज़, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें स्थिर, नाम से स्पष्ट है स्थिर है, तो स्थिर है मतलब क्या चीज़ है, रुका हुआ है। तो स्थिर आवेश के गुण एवं उनसे संबंधित जो विद्युत बल हैं, विद्युत क्षेत्र हैं, विद्युत विभव हैं, विद्युत धारिता हैं, विद्युत ऊर्जा हैं, इन सब का अध्ययन जो किया जाता है ना उनको हम क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, हम अभी विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, विद्युत ऊर्जा आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। ठीक, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, ये वाला क्या, स्थिर वैद्युत के उदाहरण। ठीक है, ये स्थिर वैद्युत के उदाहरण देख लेते हैं थोड़े से। ठीक, ये रहा स्थिर विद्युत का उदाहरण। देखो फर्स्ट उदाहरण, स्थिर विद्युत हो कि होता क्या चीज़ है, स्थिर विद्युत मतलब जो रुका हुआ, रुके हुए चीज़ से जो बिजली टाइप का उत्पन्न होता है ना, विद्युत मतलब क्या होता है, बिजली, है ना। तो जब इस टाइप का जो उत्पन्न होगा ना रुके हुए चीज़ से, उसको हम क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत। अभी बेसिकली यही समझो, ठीक ना। तो देखो इसके एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बोल रहा है क्या चीज़ की, शुष्क मौसम में, ठीक है, देखो शुष्क मौसम में स्वेटर या संश्लेषित वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चर चर की ध्वनि का उत्पन्न होना तथा कभी कभी चिंगारियों का दिखाई देना, ये बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है। देखो शुष्क मौसम, ठंडे मौसम में क्या होता है, जब हम स्वेटर या शॉल वगैरह ढके रहते हैं अपने शरीर से, जब उसको उतारते हैं तो क्या होता है, चर चर की ध्वनि उत्पन्न होती है और कभी कभी चिंगारियाँ भी दिखाई देती है जब हम अंधेरे में रहते हैं तो, ठीक ना। तो ये चीज़ें किसको एग्जाम्पल है, स्थिर विद्युत का उदाहरण है ना। स्थिर विद्युत मतलब हम जब रुके रहते हैं और हमारे शरीर से क्या निकलते हैं, स्वेटर से शॉल्स निकलते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, घर्षण होता है, हमारे शरीर से घर्षण होता है और क्या निकलते हैं, आपका चिंगारी निकलती हैं। तो ये चीज़ें हो गई बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है शुष्क मौसम में स्वेटर और शाल वाला। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास बोलता है क्या चीज़ें, विद्युत विसर्जन के कारण आकाश में गर्जन के समय तड़ित का दिखाई देना। विद्युत विसर्जन के कारण क्या होना है, आकाश में गर्जन के समय क्या दिखाई देता है, हमें तड़ित मतलब क्या होता है, बिजली का चमकता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक्चुअल में बिजली कैसे चमकती है, तो बिजली कैसे चमकती है, धूल के जो कण होते हैं ना, धूल के कण क्या करते हैं, बड़े बड़े गोला बनाते हैं, और जब वो गोले आपस में टकराते हैं ना तब क्या होता है, बिजली क्या होती है, चमकती हैं, ठीक ना। तो इस टाइप का में मतलब उसमें क्या हुआ, घर्षण हुआ, घर्षण में से क्या हुआ, वो हमें तड़ित के रूप में, तड़ित बोलते हैं बिजली को ही, ठीक ना। तड़ित किसको बोलते हैं, जो बिजली दिखाई देता है हमें आसमान में, उसी को बोलते हैं क्या चीज़, तड़ित बोलते हैं, ठीक है सर मैं, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये बोल रहा है क्या चीज़ की, बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ने पर विद्युत झटके का अनुभव होना। सभी तो बस में सवारी तो किए होंगे, ठीक ना। तो उसमें आपने अनुभव अगर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो कभी आप जाओगे तो अब देखना अनुभव करके कि बस की सीट में आप क्या करते हो, खिसकने के पश्चात उसमें जो लगी लोहे की जो छड़ रहती है ना, उसको पकड़ने के बाद क्या होता है, विद्युत झटके, मतलब झटके जैसे अनुभव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल, ठीक। चौथा एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहे हैं, टेलीविज़न या कंप्यूटर के मॉनिटर के नज़दीक अपनी हथेली या इस्त्री किया कागज़ लाने पर कड़क की ध्वनि का उत्पन्न होना या कागज़ का मॉनिटर की ओर आकर्षित होना इत्यादि। ये देखिए एकदम बेसिकली क्या चीज़ है, आपका एग्जाम्पल है जो आपके दैनिक जीवन में होता है, ठीक ना। है आपने जरा से अनुभव किया होगा बिल्कुल कि टेलीविज़न के हम स्क्रीन में क्या करते हैं, टेलीविज़न की स्क्रीन में अगर हम क्या करते हैं, हाथ को, अपनी हथेली को ऐसे उंगली को करते हैं तो क्या होता है, थोड़े से कड़क जैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। बिल्कुल ये चीज़ें एकदम स्पष्ट है। आप टीवी को ले लो या फिर क्या बोल सकते हो उसको, टीवी ले लो या मॉनिटर ले लो कंप्यूटर का, ये सब चीज़ें, ठीक है। और जैसे कागज़ वगैरह रहते हैं तो कागज़ क्या करते हैं, अगर रखते हैं तो क्या होता है, चिपक जाता है। ये कैसे होते हैं, घर्षण के कारण होता है, किसके कारण होता है, स्थिर विद्युत के कारण होता है। स्थिर विद्युत मतलब कैसे होता है स्थिर विद्युत, उसको समझो, ठीक ना। स्थिर विद्युत मतलब देखो आपका टीवी क्या चीज़ है, आपका स्थिर रुका हुआ है, ठीक है। स्क्रीन आपका क्या होता है, रुका हुआ है, आप उसमें क्या कर रहे हो, अपनी हथेली को घिस रहे हो, ठीक ना। तो घर्षण हो रहा है एक प्रकार से। तो स्थिर विद्युत एक प्रकार से क्या चीज़ है, घर्षण विद्युत ही होता है, ठीक है।
आगे आप पढ़ोगे तो चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। बस आप एग्जाम्पल्स को समझकर अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके उसको समझते चलिए कि क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। उपरोक्त घटनाओं के उत्पन्न होने का मुख्य कारण हमारे शरीर में से होकर उन विद्युत आवेशों का उत्सर्जित होने हैं जो विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ या घर्षण के कारण एकत्र हो जाते हैं। फिर से एक बार इसको रिपोर्ट करो, क्या बोल रहे हैं? इस घटनाओं के उत्पन्न होने के कारण, है ना, कि सूर्य के मौसम में स्वेटर और शॉल पहने रहते हैं, उसको उतारते समय चर चर की ध्वनि उत्पन्न होती है, कभी कभी चिंगारियाँ दिखाई देती हैं। तो इसका कारण क्या चीज़ है? इसके कारण ये बता रहे हैं क्या कि हमारे शरीर में से उन विद्युत आवेशों का उत्सर्जित होना है जो विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ या घर्षण के कारण एकत्र हो जाते हैं। ठीक ना, अभी आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है विद्युत रोधी मतलब क्या होते हैं? विद्युत रोधी पृष्ठ वे पृष्ठ होते हैं जिनसे क्या होता है, करेंट प्रवाहित नहीं होता, मतलब धारा प्रवाहित नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी पृष्ठ बोलते हैं। जैसे हमारे देखो, हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर में तो भैया करेंट प्रवाहित किया जाएगा तो करेंट हमको लगते हैं, है ना, तो हम हो गया क्या चीज़ की? चालक हो गया। ठीक है, लेकिन जो साल स्वेटर है वो क्या चीज़ है आपका? विद्युत रोधी पृष्ठ, उसमें तो कोई करेंट नहीं प्रवाहित होता, है ना, तो वो हो गया। तो हमारे शरीर में से उन विद्युत आवेशों का, क्योंकि हमें क्या हो रही है, हमें जो है वो करेंट प्रवाहित होती हैं, मतलब हम हमारे शरीर से उन विद्युत आवेशों का आवेश, ठीक ना, अभी आपको चीज़ें क्लियर होगी जब आगे आप पढ़ते चलोगे इसको। ठीक है, अभी जितना समझ में आ रहा है उतना समझिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखो क्या चीज़? विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ या घर्षण के कारण एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, चूँकि यह विद्युत रगड़ने या घर्षण से उत्पन्न होती है। बिल्कुल, किसके कारण उत्पन्न हो रही है? हमारे शरीर से क्या होता है? स्वेटर कम उतारते हैं तो क्या होता है? घर्षण होते हैं। बिल्कुल, आप बस की सीट से पीछे खिसकने पश्चात क्या करते हो? उसमें लगी लोहे को छूटते हैं तो उसमें भी क्या होता है? घर्षण होता है। टेलीविज़न में आप अपनी हथेली को इधर उधर करते हो, उसमें क्या होता है? घर्षण होता है। तो ये सब चीज़ें जो है किसके कारण है? घर्षण हो रही है ना, घर्षण के कारण ये जो विद्युत उत्पन्न हो रही है ना, अतः इसे हम क्या बोलेंगे? घर्षण विद्युत कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हम घर्षण विद्युत बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक, अर्थात स्थिर विद्युत को क्या बोलेंगे? हम घर्षण विद्युत कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब स्थिर विद्युत क्या चीज़ है? घर्षण विद्युत है। ठीक है, चलिए ना, अब अभी तक आ जाते हैं। ठीक है, अभी घर्षण विद्युत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, कि घर्षण विद्युत यानी कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो। साधारण अनुभव की बात है कि जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो कंघी में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने भी ऐसा किया होगा, क्योंकि मैंने तो किया भाई। जब मैं क्लास 5th या 6th में पढ़ता था ना, तो ज़बरदस्त ये अनुभव किया था क्या कि हम जैसे कंघी की छोड़ो, हम जब स्कूल में रहते थे तो क्या करते थे? पेन को अपने बाल में क्या करते थे? रगड़ करते थे और छोटे छोटे टुकड़े के ऊपर ऐसे रखते थे, तो वो जो कागज़ जो है वो क्या करता है? पेन के ऊपर आकर चिपक जाता था। ठीक है, तो आपने भी किया होगा ये सब चीज़ें। तो इसमें कंघी के बारे में बता रहा है क्या कि कंघी जब सूखे बाल हमारे पास, हमारे जो बाल हैं वो सूखे रहते हैं ना, तो हम कंघी करते हैं तो कंघी में क्या होता है? कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अपनी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, चलिए, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण से भिन्न होता है। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण से भिन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण तो नाम सबने सुना होगा। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ना, जो ऊपर की चीज़ को क्या करते हैं? पृथ्वी जो है ना, हमारी धरती जो है क्या करती है? अपनी ओर खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। लेकिन ये जो आकर्षण होती है कि हम रगड़ उत्पन्न कर रहे हैं, फिर कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ये जो है गुरुत्वाकर्षण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे जो है वो चीज़ें आपको क्या होती जाएगी? क्लियर होती जाएगी। ठीक है, चलिए। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने, जो यूनानी विज्ञान के संस्थापक या जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? थेल्स को, वैज्ञानिक थेल्स को क्या बोलते हैं? यूनानी विज्ञान के संस्थापक या जनक भी कहा जाता है। ठीक ना, ने ज्ञात किया कि एम्बर नामक पदार्थ को उन से रगड़ने पर उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों, हल्के पंखों, धूल के कणों या पत्तियों के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। किसने बताया? वैज्ञानिक थेल्स ने ये बताया, क्या किया? ज्ञात किया उन्होंने क्या कि एम्बर नामक क्या चीज़ है? पदार्थ है। एम्बर नामक पदार्थ को जब हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? तो उस एम्बर पदार्थ में क्या होता है कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं या हल्के पंख हैं, है ना, धूल के कण हैं, पत्तियों के टुकड़े हैं, उस सब चीज़ को आकर्षित करने का क्या होता है? गुण उत्पन्न होता है। याद रखना क्या चीज़ है? हल्के
कण रहना चाहिए, ठीक ना, हल्के कण, जैसे कागज़ के कण एकदम हल्का होता है, ठीक है, पंख जो है वो एकदम हल्का होता है, धूल के कण जो एकदम हल्का होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हल्के कण को क्या करते हैं, वो आकर्षित करने पर उसमें गुण उत्पन्न हो जाता है, किस नामक पदार्थ में, एम्बर नामक पदार्थ में, ठीक है। और ये देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, एम्बर को बताया गया है। एम्बर क्या चीज़ है, एम्बर पीले रंग का एक क्या चीज़ है, रेजनी पदार्थ है, क्या चीज़ है, रेजनी पदार्थ है, जो कि बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थ्योरी में थोड़े से आप लोग को हो सकते हैं कि बोरियस लगे, लेकिन आप जब क्या बोलते हैं एलिमेंट्री इंट्रोडक्शंस को अच्छे से पढ़ोगे, बेस को क्लियर करोगे, तभी तो आपको आगे चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो थेल्स के पश्चात देखते हैं, थेल्स के पश्चात 2000 वर्षों तक इस खोज की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं किया गया कि आखिरकार कोई पदार्थ जो है वो हल्के कण को अपनी ओर आकर्षित क्यों कर रहे हैं, रगड़ के कारण क्यों कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो 2000 वर्षों तक इस पर कोई खोज नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कालांतर में 16वीं शताब्दी में साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने ऐसे कई पदार्थों का पता लगाया जो रगड़ने पर एम्बर के समान ही क्या होते हैं, न्यूनाधिक मात्रा में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक ना। कई मतलब 16वीं शताब्दी में ये सब विलियम गिलबर्ट जो है ना, विलियम गिलबर्ट जो कि एलिजाबेथ प्रथम चिकित्सक है, क्या चीज़ है, प्रथम चिकित्सक है विलियम गिलबर्ट जो है वो, ठीक ना। उन्होंने ऐसे कई पदार्थों का पता लगाया है ना, जो कि क्या करते हैं, एम्बर के समान ही रगड़ने पर क्या करते हैं, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं, ठीक है। चलिए अब सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। आई बात समझ में, ठीक है। क्या बोले देखो, 1646 में किसने दिया, सर थॉमस ब्राउन ने क्या कहा कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर से एक बार, है ना, क्या बोलते हैं, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया, ठीक ना। जैसे इसको पेन से समझो, है ना, पेन को हम अपने बाल में रगड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कागज़ जो है वो अपनी पेन की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। तो उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ यानी पेन को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उस आकर्षण के गुण को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आई बस समझ में, ठीक है। आई होप यू आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, इरेज हो गया, हो जाए इरेज, हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको कि कुछ ऊर्जा को क्या बताया उन्होंने, जिस ऊर्जा के कारण किसी पदार्थ को रगड़ने से उसमें क्या होता है, आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है ना, हम उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का नाम देते हैं। राइट बात समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं, ठीक है। ठीक, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति एम्बर से ही हुई है, क्योंकि एम्बर से पहले पता चला ना कि क्या बोलते हैं कि एम्बर नामक पदार्थ को क्या करते हैं, रगड़ने पर, ऊन से रगड़ने पर क्या हुआ आपका, ऊन से रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ, है ना। तो जो विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी शब्द की जो उत्पत्ति है वो मेन किसके कारण उत्पन्न हुई, एम्बर के कारण उत्पन्न हुई, ठीक है। एम्बर का जो ग्रीक नाम है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रम है, ठीक। एम्बर का ग्रीक नाम क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इस प्रकार अब देखते क्या चीज़ है, इस प्रकार वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया, है ना, कि ये ऊर्जा क्या चीज़ है, ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा क्या चीज़ है ना। तो वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में, है ना, आप एग्जाम्पल्स को लेकर समझ सकते हैं, ठीक है, किसी पदार्थ में यानी कि पेन में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जैसे कागज, ठीक ना। तो उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो जब आप फिजिक्स को ना हर चीज़ में थोड़ा से अपने हिसाब से एग्जाम्पल देकर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, ठीक है।
चलिए अब आगे देखो, चूँकि यह विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है, अतः इसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। इस विद्युत के स्थिर होने के कारण इसे हम स्थिर विद्युत भी कहते हैं। बिल्कुल स्थिर ही रहता है ना, स्थिर रहता है मतलब कैसे ना, आप ऐसे रगड़ रहे हो, पेपर जो है क्या चीज़ है आपका, स्थिर रहता है, कागज़ जो है वो ऊपर की ओर रहता है, तो क्या होता है, स्थिर रहता है ना। तो ये जो विद्युत के स्थिर होने के कारण हम इस विद्युत को क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत भी बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक ठीक, ओ सॉरी ना, ठीक, थोड़े से इरेज करने में टाइम लगता है यार, जल्दी से इरेज नहीं होता, कम कम करते करते इरेज करेंगे, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। अब आगे देखो, है ना, तो अब जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है ना, उसे हम विद्युन्मय या आवेशित वस्तु कहते हैं, आवेशित बोलते हैं। समझ में आया? मतलब जैसे कि अगर हम पेन से क्या कर रहे हैं, किसी कागज़ को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहा है, अगर पेन, ठीक है, तो अगर वो पेन क्या कर रहे हैं, किसी कागज़ को आकर्षित कर रहा है, यानी कि जो पेन है हम उनको क्या बोलेंगे, आवेशित है करके बोलेंगे। ये पेन जो है क्या चीज़ है, आवेशित है, उनमें आवेश उत्पन्न हो गया है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को ना आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, आवेशित कहते हैं। समझ में आया? ठीक। जब कोई पदार्थ विद्युन्मय या आवेशित हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ में आवेश उत्पन्न हो गया है। बात एक ही है, ठीक है। अब भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों एवं उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युत कहलाते हैं। हमने पहले देख लिया, ठीक है। स्थिर आवेशों के गुणों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत की है या स्थिर वैद्युत, दोनों एक है, ठीक है। तथा उस शाखा को जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों के गुणों एवं उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, धारा विद्युत कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ में आया? मतलब जिसके अंतर्गत ना हम क्या करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत, है ना। और जिनके अंतर्गत हम क्या करते हैं, गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या चीज़, धारा विद्युत। अब भैया धारा क्या करती है जी, धारा तो बहती है ना, मतलब गति रहती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको गतिमान आवेश कह सकते हैं, ठीक ना। आई बात समझ में? ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, जल्दी से हो जाए इरेज। आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? अगर आ रहा होगा समझ में तो प्लीज़ कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि भैया हाँ आ रहा है समझ में करके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे हमें पढ़ने है टॉपिक क्या चीज़, विद्युत आवेश के बारे में पढ़नी है। किसके बारे में पढ़नी है, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलो विद्युत आवेश क्या चीज़ है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि विद्युत ऊर्जा क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। हमने भी क्या पढ़ा, विद्युत ऊर्जा क्या होते हैं। आवेशित वस्तु हम किसको बोलते हैं, है ना। तो जिस वस्तु में क्या होता है, किसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु को हम बोलेंगे क्या चीज़ की, आवेशित वस्तु बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज़ की, विद्युत आवेश क्या होते हैं, ठीक है। तो विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो क्या बोल रहे, देखो विद्युत आवेश प्रत्येक मूल कण का एक अंतर्निहित गुण होता है जिससे प्रत्येक पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कारण वह विद्युत बल आरोपित कर सकते हैं तथा विद्युत बल पर प्रतिक्रिया बल भी आरोपित करते हैं। देखो ये चीज़ें जो है वो जितना कठिन परिभाषा टाइप का दिया है ना उतना कठिन है नहीं। विद्युत आवेश आपका क्या होते हैं, जैसे आपने 11th में अगर पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, परमाणु के बारे में, ठीक ना। तो परमाणु में होता क्या चीज़ है, इस तरह से ऐसे ही कोश रहती है ना, कोश इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में क्या होता है आपका घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाहर में आपका घूमता रहता है, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ जब हम उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं ना, तो ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है क्या करते हैं वो गति करता है, मतलब बाहर जाने की कोशिश करता है। अगर हम किसी चीज़ के और कनेक्ट कर दें बिजली से तो क्या करता है करंट, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है क्या करता है दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया ना वही हमारे क्या कहलाते हैं विद्युत आवेश होते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे, देखो विद्युत आवेश जो है प्रत्येक कण का क्या होता है एक अंतर्निहित गुण होता है, मतलब हर एक क्या बोलते हैं पदार्थ में, जैसे आपका लोहा हो गया या किसी भी चीज़ में हो गया, मूल कण क्या होती है एक अंतर्निहित गुण, अंतर्निहित मतलब उसके अंदर में जो गुण है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। जिससे प्रत्येक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कारण वह क्या करते हैं विद्युत बल आरोपित कर सकते हैं तथा विद्युत बल पर प्रतिक्रिया बल भी आरोपित कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत बल आरोपित कर सकते हैं और विद्युत बल पर प्रतिक्रिया बल भी आरोपित कर सकते हैं। डेफिनेटली समझ में आना चाहिए क्या, अगर हमारे पास मान लो क्या चीज़ है
समझिए इस चीज़ को, क्रिया और इसमें प्रतिक्रिया बल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि अगर हम बात करें क्या चीज़, दो कंटेनर है आपके पास क्या चीज़ है, बाल्टी है मान लो, है ना। एक आपके पास क्या चीज़ है, छोटा वाला बाल्टी है, और ये क्या चीज़ है आपका, बड़ा वाला बाल्टी है, ठीक है। तो अगर हम पानी भरते हैं मान लो ना, इसमें हम पानी भरते हैं, इसमें मान लो यहाँ तक ऊंचाई तक भरा पानी, और इसमें अभी यहाँ तक है, ठीक ना। तो अगर हम इसको ऐसे दूसरे से कनेक्ट कर दें तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ, भरे हुए से कम में जाएगा कि कम से ज़्यादा की ओर जाएगा, हमेशा ज़्यादा से क्या होता है, कम की ओर आता है, ठीक है। इसी प्रकार सेम यही पर चीज़ हो रही है, ठीक ना। ये कैसे हो रहा है देखो, क्रिया प्रतिक्रिया कैसे है ना। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुआ, चला गया, ठीक है भैया। इसको क्या था, इसको जो इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या थी, अधिकता थी, तो यहाँ से क्या हो गया, किसी दूसरे पदार्थ में क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहता, ठीक है, इसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहता, तो दूसरे पदार्थ जो कनेक्ट किए गए हैं उससे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता। तो यही बोल रहे क्या चीज़ की, वह विद्युत बल आरोपित भी कर सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हो, अपना इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, तथा विद्युत बल पर प्रतिक्रिया बल भी आरोपित करता है, यानी कि इससे कोई दूसरा पदार्थ जो कनेक्ट हैं, है ना, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेकर प्रतिक्रिया बल आरोपित कर सकते हैं। डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे, ठीक है। ये विद्युत आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। इसका SI मात्रा क्या है, कूलाम। और विराम में विद्युत आवेश को स्थैतिक आवेश बोलते हैं, बिल्कुल। विराम में अगर विद्युत आवेश है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थैतिक आवेश बोलेंगे। देखो विद्युत आवेश क्या चीज़ है, एक अदिश भौतिक राशि है ना। अब मेरा प्रश्न ये है भैया, आपने 11 में पढ़ा होगा अदिश राशि और सदिश राशि क्या चीज़ है, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या अदिश राशि होता क्या चीज़ है, आपने पढ़ा होगा क्या चीज़, अदिश राशि क्या होते हैं, है ना, जिसके परिणाम निश्चित होते हैं लेकिन दिशा निश्चित नहीं होता, ठीक है। और सदिश राशि क्या होते हैं, जिसका परिणाम भी निश्चित होता है और दिशा भी निश्चित होते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न ये उठते हैं क्या, कि जो विद्युत आवेश होते हैं, यानी कि जो धारा बहती है, ठीक ना, धारा बहती है वायर्स में, है ना, धारा बहती है, तो उसकी दिशा भी होती है ना, और उसके परिमाण भी होते हैं, हम उसको माप भी सकते हैं, उसकी दिशा भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अदिश राशि हुआ कैसे, आना चाहिए ना क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो इसका सिंपल से ये आंसर है, जैसे कि बल क्या चीज़ है आपका, एक बल जो है वो एक अदिश राशि है। क्या चीज़ है, एक अदिश राशि है। क्यों एक अदिश राशि है, क्योंकि मान लो यहाँ पर क्या चीज़ है, कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ है आपका, कोई वस्तु रखा गया है, यहाँ पर से एक बल लग रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर से इधर एक बल लग रहे हैं, है ना। ये इस डायरेक्शन में बल लग रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में बल रहे हैं, तो क्या दोनों बराबर बल लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये पिंड जो है वो इधर उधर खिसकेगा, क्या नहीं खिसकेगा, ठीक है। मतलब पिंड जो है वो आपके पास यहीं पर स्थिर रहेगा, ठीक। तो इस कारण से ये क्या हुआ, इसकी जो दिशा है उसको हम नहीं बता पाए कि वो बल जो है वो सिर्फ इस तरफ लग रहा है कि इस तरफ लग रहे हैं, आई बस समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, है ना। और इसकी जो क्या बोलते हैं परिमाण तो निश्चित है, क्या अगर मान लो यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लग रहे हैं तो यहाँ पर भी मान लो 5 न्यूटन का बल लग रहे हैं, तो परिणाम तो निश्चित है, लेकिन दिशा हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास, अदिश राशि बल के बारे में बात हो गया। लेकिन अगर हम इसी की जगह क्या करते हैं, धारा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो धारा भी भैया आपने देखा होगा क्या, अच्छा एक बात और भूल गया, क्या दोनों तरफ एक समान बल लग रहा है, ठीक है। तो पिंड जो है वो स्थिर रहता है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ एकदम बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, यानी कि बल का कोई दिशा ही नहीं रहता, ठीक ना, बल खत्म ही हो जाता है, ठीक है। उसका परिमाण बस रहता है, परिमाण तो चेंज नहीं होगा ना भैया, परिमाण तो इतना लग रहा है मतलब इतना लग रहा है, लेकिन जो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए क्या करते हैं, अपने जो निरस्त कर देते हैं दोनों के एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें धारा की, ठीक ना, तो घर में क्या होता है, घर में आपका यहाँ से भी वायर चला जाता है, ठीक ना। देखो ये ऐसे जा रही है, ओ सॉरी ना, ये यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ है, तो जो धारा है वो इस तरफ भी जा रहा है, धारा इस तरफ भी जा रहा है, धारा इस तरफ भी जा रहा है, धारा इस तरफ भी जा रहा है। लेकिन क्या ये और ये एक दूसरे को निरस्त करते हैं? अगर भैया एक दूसरे को निरस्त करता तो भैया धारा तो बहता ही नहीं, घर में तो कनेक्शन होता ही नहीं, है ना। बात समझने वाली बात है ना। तो यही चीज़ है, क्या ये तो आपका इसका दिशा क्या बोलते हैं, इसकी परिमाण तो निश्चित होता है, लेकिन दिशा जो होती है वो क्या होती है आपका, निश्चित नहीं होता।
निश्चित नहीं होता। क्यों निश्चित नहीं होता? दिशा भी निश्चित होता है, दिशा भी निश्चित है, सॉरी ना, दिशा भी निश्चित होता है। इधर बह रहा भैया तो इधर भी बहेगा, इधर बह रहा तो इधर भी बहेगा। लेकिन इसकी जो सदिश बीजगणितीय योग हैं, जैसे फोर्स जो है क्या होता है, सेम फोर्स इधर लग रहा है, सेम फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते थे। लेकिन ये जो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट यहाँ पर आता है क्या कि ये जो धारा है वो सदिश बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करता है। इस कारण से क्या चीज़ है आपका, एक अदिश भौतिक राशि। मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, ठीक ठीक। और इसका एसआई मात्रक क्या चीज़ है, इसका एसआई मात्रक जो है वो कूलाम है, याद रखना। ठीक ना, धारा की जो एसआई मात्रक क्या चीज़ है, यानी आवेश की एसआई मात्रक क्या चीज़ है, आवेश की ना, धारा की नहीं, धारा का अलग है, एम्पियर होता है। ठीक है, ये आपका क्या चीज़ है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है ना, ठीक। अब हम देखेंगे क्या चीज़ के नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर से आवेशों का प्रकार। आवेशों का प्रकार जनरली आपने देखा सुना होगा क्या, धनावेश और ऋणावेश के बारे में। ठीक है, तो हम इसी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, काइंड्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखो आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए हम निम्न में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर तो प्रयोग पढ़ लेते हैं, है ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, आई होप बिल्कुल समझ में आएगा, देखना। ठीक है, चलिए, प्रयोग नंबर 1 क्या चीज़ है उसको समझो। प्रयोग नंबर 1 है, कांच की एक छड़ लेते हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को ना, एकदम इमेजिन करना, जितनी ज़्यादा आप इमेजिन करोगे फिजिक्स आपको उतना ही बेहतर लगेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप इमेजिन कर सकते हो आप इमेजिन करिए। ठीक है, देखो कांच की एक छड़ लेते हैं, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ कर रेशम के धागे से लटका देते हैं। क्या बोला गया, कांच की एक छड़ लेना है, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ कर रेशम के धागे से ही लटका देना है। ठीक है, चित्र में दिया गया आपको दिखेगा। ठीक ना, अब कांच की एक अन्य छड़ लेते हैं, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ते तथा रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ के पास लाते हैं। समझ में आ रहा है? पहले हमने क्या किया, कांच की छड़ लिया, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा, और रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उसी धागे से हम क्या कर दिए, लटका दिए। ठीक, दूसरा कांच की छड़ लिए, उसको भी हम रेशम के कपड़े से रगड़े, और लेकिन उसको लटकाए नहीं, बल्कि मतलब उसको हम क्या किए, जो लटका हुआ छड़ है उसके पास ले आए। ठीक है, पास लाते हैं। अब हम पाते हैं कि रेशम के धागे से लटकी हुई छड़, रेशम के धागे से जो लटकी हुई छड़ है वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से भगना, है ना, एक दूसरे के से दूर होना। ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षित बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, एक कांच की छड़ लेते हैं, उसे हम क्या करेंगे, रेशम के कपड़े से रगड़ कर रेशम के धागे से लटका देते हैं। अब और दूसरे कांच लेते हैं, अन्य छड़ लेते हैं ना, कांच की एक अन्य छड़ लेते हैं, उसे भी क्या करते हैं, हम रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, और क्या करेंगे, उसको लटकाने की लटकाते क्या करेंगे, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और रेशम के धागे से लटकी हुई छड़ है ना उसके पास ले जाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पास ले जाएंगे, इसे पकड़ कर पास ले जाएंगे। तो हम पाते क्या चीज़ें कि जो रेशम के कपड़े से लटकी, जो रेशम के धागे से जो लटकी हुई छड़ है वो क्या करता है, दूर भागता है। जैसे चुंबक जो होती है ना, क्या करते हैं, चुंबक सेम साइड को हम क्या करते हैं, अगर पास में जाते हैं तो एक दूसरे से दूर भागते हैं ना, सेम इसी प्रकार से क्या होता है, जो लटकी हुई कांच की छड़ क्या करते हैं, प्रतिकर्षित होती है, दूर जाती है। इतना समझ में आ गया? ठीक, अभी चित्र में दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, ये देखो, ये है ना, तो पहले जो अपनी छड़ लिया, पहले जो छड़ लिया ये वाला फर्स्ट छड़, ठीक ना, फर्स्ट छड़ लिया, उसको हमने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा, और ये जो रेशम के धागे के सहारे से हमने इसको क्या किया, लटका दिया। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा छड़ लिया, दूसरे छड़ को भी क्या किया, हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा, है ना, और रगड़ने के बाद इस छड़ को हमने हाथ में पकड़ के क्या किया, इस वाले छड़ के पास में ले आए, तो हमें पता चला कि जो ये वाली छड़ है वो क्या हुआ, दूर भाग गया, यानी कि प्रतिकर्षित हो गया। दोनों जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक, तो अब ये प्लस प्लस क्या चीज़ है, तो प्लस प्लस अभी आपको समझ में आएगा। ठीक ना, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, अब प्रयोग नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो प्रयोग नंबर 2 को, प्रयोग नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, देखो अभी हमने सिर्फ कांच की छड़ लिया था। ठीक ना, अब देखो क्या बोल रहे हैं, एबोनाइट की एक छड़ लेते हैं। किसकी छड़ लेते हैं, एबोनाइट की, उसे ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर प्रयोग क्रमांक 1 की भांति रेशम के धागे से लटका देते हैं। क्या बोल रहे हैं, अब ये लेना है क्या चीज़ है, एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की क्या होता है, एक छड़ होता है। ठीक ना, एबोनाइट की छड़ लेते हैं, उनको क्या करते हैं हम ऊनी कपड़े से या फिर जो बिल्ली के खाल होते हैं, है ना,
बिल्ली की खाल अजीब लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऊनी कपड़े से मान लेते हैं, ठीक ना, ऊनी कपड़े से, है ना। हम एबोनाइट की एक छड़ लेते हैं और उसे ऊनी कपड़े से रगड़ कर ना, ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे लेकिन रेशम के धागे से लटकाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक। तथा एबोनाइट की एक अन्य छड़ लेती है, उसको भी ऊनी कपड़े से या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और पहले जो छड़ लटका हुआ है उसी के पास ले जाते हैं। समझा? पहले जो छड़ था एबोनाइट की छड़, उसको हमने ऊनी के कपड़े से रगड़ा और रेशम के धागे के सहारे हमने लटका दिया। दूसरा जो एबोनाइट की छड़ है उसका हम ऊनी कपड़े से रगड़ रहे हैं और जो लटके हुए छड़ है उसके पास ले जा रहे हैं। ऐसा करने पर क्या हुआ, पहली जो छड़ है वो प्रतिकर्षित हुआ। सेम कंडीशन इसके जैसे यहाँ पर भी हुआ। एबोनाइट की छड़ क्या हुआ, प्रतिकर्षित हो गया। ठीक है, वहाँ पर क्या था, दोनों कांच की ही छड़ था, ये दोनों कांच की ही छड़ है, ये दोनों जो है वो एबोनाइट की ही छड़ है। जब दोनों सेम छड़ हैं तो क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। बात को थोड़ा बहुत समझो, ठीक ना, अभी आगे जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रयोग क्रमांक 2 पहला और दूसरा आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक, इरेज हो जाओ जल्दी से। ओके, ठीक है, चलिए अब प्रयोग क्रमांक 3 को देखते हैं, है ना। प्रयोग क्रमांक 3 को देखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ बता रहा है ये। प्रयोग क्रमांक 3 में देखो, है ना, प्रयोग क्रमांक पहला था क्या चीज़, दोनों जो छड़ था वो कांच की छड़ था। दूसरा जो प्रयोग है वो दोनों क्या चीज़ है आपका, एबोनाइट की छड़ है। ठीक, अब हम तीसरा देखते हैं। अब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर रेशम के धागे से लटका देते हैं, है ना। कांच की छड़ को क्या करेंगे, रेशम के कपड़े से रगड़कर रेशम के धागे से लटका देते, तथा एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल या समूर से रगड़कर कांच की छड़ के पास लाते हैं। समझ में क्या आ रहा है आपको, कि ये जो कांच की छड़ है उसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे और रेशम के धागे से क्या करेंगे, लटका देंगे। उसके बाद जो एबोनाइट की छड़ है जिसको हम ऊनी कपड़े से रगड़ रहे हैं, उस छड़ को जो लटके हुए छड़ हैं उसके पास लाते हैं। ऐसा करने से दोनों जो छड़ हैं वो क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब अलग अलग छड़ होते हैं और अलग अलग कपड़े से रगड़ा हुआ रहता है तो वो क्या चीज़ है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो क्या करते हैं, दोनों जो है वो, ये छड़ इधर आ रहा है और ये जो है वो इधर आ रही है। ठीक है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है, वो आकर्षित कर रही है। ये जो है वो एबोनाइट की छड़ है और ये जो लटका हुआ है वो क्या चीज़ है आपका, कांच की छड़ है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम इस प्रयोग का ना, जो 3 प्रयोग आपके पास दिखा, उन प्रयोगों का हम निष्कर्ष देखेंगे कि इन प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, आवेश के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक ना, धनावेश और ऋणावेश को इन प्रयोगों के आधार पर समझाया गया आगे। ठीक है, चलिए अब हम सीधा निष्कर्ष में आते हैं। ठीक है, निष्कर्ष को समझो, 3 प्रयोग हो गए ना, 3 प्रयोग में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये। ठीक ना, इसे क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए निष्कर्ष इसका क्या निकला, उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलते हैं कि घर्षण के कारण एक राशि उत्पन्न होती है। एक्चुअल में घर्षण ही तो कर रहे हैं, है ना। कांच की छड़ को क्या करती हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, है ना। और जो एबोनाइट की छड़ है उसको किससे रगड़ रहे हैं, ऊनी कपड़े से रगड़ रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, ये घर्षण के कारण एक राशि उत्पन्न होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश ही कहते हैं। विद्युत आवेश आई बस में, विद्युत आवेश क्या, विद्युत आवेश हमने भी पढ़ा, विद्युत आवेश क्या होते हैं, है ना। तो घर्षण के कारण ही उत्पन्न हो रही विद्युत आवेश। ठीक है, और यह केवल 2 प्रकार की ही हो सकती है। उपयुक्त प्रयोगों में कांच की छड़, प्लास्टिक एवं एबोनाइट की छड़, रेशम, खाल या समूर, सरकंडे की गोलियां आदि पिंड घर्षण के कारण विद्युतमय या आवेशित हो जाते हैं। हमने 3 प्रयोग को देखा ना, ये जो प्लास्टिक है और सरकंडे वाली गोलियां उसको हमने नहीं देखा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम 3 प्रयोग पे ही समझ लेते हैं, है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं उसको समझो। ठीक ना, हमने भी देखा ना कि आवेशित कौन होते हैं, आवेशित वस्तु क्या होते हैं, है ना। तो जिनमें किसी चीज़ को आकर्षित करने पे क्या होते हैं, गुण उत्पन्न होते हैं। जिस पदार्थ में हल्की से वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न, उसको हम क्या बोलते हैं, आवेशित वस्तु बोलते हैं, है ना। तो बोल रहे क्या चीज़ की, देखो ये क्या बोल रहे हैं, प्रयोग में कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, रेशम या ऊनी कपड़े से रगड़ने पर पिंड जो है वो घर्षण के कारण क्या करते हैं, आवेशित हो जाते हैं, है ना। ये जो कांच की छड़ है, एबोनाइट की छड़ क्या होता है वो आवेशित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है, एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश से भिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, मतलब
ये कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हो रही है और एबोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हो रही है वो दोनों कैसे भिन्न हैं, ठीक है। आवेश जो है वो भिन्न है। प्रारंभ में कांच में जो उत्पन्न आवेश था उनको हम क्या बोलते थे, कांचाभ आवेश बोलते थे, तथा एबोनाइट में जो क्षण उत्पन्न होता था उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं, हम रेजिनी आवेश कहते थे, ठीक है। प्रारंभ में जब हम इसके नामकरण नहीं हुआ था तब हम क्या बोलते थे इसको, कांच में जो उत्पन्न आवेश है उसको हम कांचाभ आवेश बोलते थे, और एबोनाइट की क्षण में जो उत्पन्न आवेश है उसको हम रेजिनी आवेश बोलते थे, ठीक है। चलिए, है ना। अब अमेरिकी वैज्ञानिक जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ठीक ना, उन्होंने कांचाभ आवेश को क्या क्या, धनावेश कहा, तथा रेजिनी आवेश को क्या क्या, ऋण आवेश कहा। यानी समझ में आया, मतलब कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है उसको क्या कहा, धनावेश, और जो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश है उनको क्या कहा, ऋण आवेश कहा। आई बात समझ में, ठीक। आवेश के नामकरण की यह परिपाटी आज भी प्रचलित है। इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और दूसरा क्या चीज़ है आपका, ऋण आवेश, ठीक। तो धनावेश क्या होते हैं, धनावेश अभी हमने बताया क्या, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है उनको हम धनावेश कहते हैं, तथा एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है उनको हम क्या बोलेंगे, ऋण आवेश बोलेंगे। बात यहाँ तक कि बिल्कुल क्लियर होगी, धनावेश और ऋण आवेश, ठीक है। अब यही चीज़ है आपके पास क्या चीज़, आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार कितने प्रकार के हुआ, दो प्रकार के, कौन कौन से, ऋण आवेश और धन आवेश। तो ऋण आवेश क्या चीज़ है, धन आवेश क्या चीज़ है ना। तो कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, धनावेश बोलेंगे, है ना। और जो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश भी कैसे उत्पन्न हो रही है, रगड़ के कारण उत्पन्न हो रही है ना। कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, और जो एबोनाइट की छड़ है उसको हम किससे रगड़ रहे हैं, ऊनी कपड़े से रगड़ रहे हैं, तब वो जाकर वो क्या कर रहे हैं, वो आवेशित हो रहे हैं, वो जो छड़ है वो क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसे क्या पर देखो, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों के मध्य भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाती है। जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, आवेश की ध्रुवता क्या होती है। जैसे मान लो आपके एग्जांपल, जैसे HCl है, क्या होता है HCl, तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस ही तो क्या होता है, आपका ध्रुवता होती है। तो यही तो है वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों के मध्य क्या करता है, भेद करता है, एक ऋण आवेश एक धन आवेश करके, वही क्या कहलाती है, उसकी ध्रुवता कहलाती है। समझ में आया, ठीक ठीक। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका आगे बढ़ते, ठीक है, ठीक। हाँ, इसमें जो मेन चीज़ है उसको थोड़ा सा समझ लो क्या। हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं क्या चीज़ें, हम जानते हैं भैया क्या, कि जो सजातीय जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि चुंबक से आप इसको अच्छे समझ सकते हो। जैसे उसकी जो नॉर्थ है, दोनों को हम जब क्या करते हैं, पास में लाते हैं, क्या होता है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है ना। और जब हम क्या करते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ को लाते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेम बात यहीं पर हुआ, क्या हमने पहले प्रयोग में क्या देखा, पहले प्रयोग में हमने देखा क्या, कि जब क्या हुआ, कांच की दो छड़ लिए, ठीक ना, एक कांच की छड़ लिया, दूसरे कांच की छड़ लिया, दोनों के पास ले आए, है ना, रगड़ के, भाई ये कैसे, रेशम के कपड़े से रगड़ कर जब उसको क्या के पास लाए तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा था। यानी कि भैया दोनों कांच की छड़ है, दोनों कांच की छड़ है, मतलब क्या चीज़ है, हमने अभी देखा कि कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है उसको क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। तो भैया तो दोनों कांच की छड़ है, दोनों में धन आवेश है, दोनों में समान आवेश है, तो दोनों में जो समान आवेश है तो क्या करेगी, वो प्रतिकर्षित करेगी, ठीक है। और जैसे दोनों में धन आवेश हुआ, दूसरे एग्जाम्पल में क्या देखा, दूसरे जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग, उसमें क्या देखा, दोनों एबोनाइट की छड़ था, तो दोनों एबोनाइट की छड़ है। हमने परिभाषा में भी क्या देखा कि एबोनाइट की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है उसको हम ऋण आवेश बोलते हैं। तो भैया दोनों क्या चीज़ है, आपका एबोनाइट की छड़ है। अब दोनों जब एबोनाइट की छड़ है, यानी कि दोनों ऋण आवेश है। अब दोनों ऋण आवेश है मतलब सजातीय आवेश है, समान आवेश है, तो दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। लेकिन हम तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या देखा, एक प्रयोग, एक जो था वो क्या था, कांच की छड़ था, और दूसरा जो है वो एबोनाइट की छड़ था। यानी कि कांच की छड़ में उत्पन्न हुआ धन आवेश तथा एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न हुआ ऋण आवेश, दोनों अलग अलग आवेश होने के कारण, यानी कि जिसको हम बोलते हैं विजातीय आवेश, वो एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। तो बस यही जो है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, यही जो है इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे जो तालिका है ना उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। इस तालिका को थोड़ा सा याद रखना, ठीक, नॉलेज के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए ये जो तालिका है उसको बस वही चीज़ है कि किसमें क्या चीज़ को रगड़ने से कौन सी आवेश उत्पन्न होगी, बस यही चीज़ है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ सकते हो, देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। धनावेश कांच की छड़ में, कांच की छड़ को हमने क्या किया, धनावेश कहा, है ना। ऊनी कपड़ा जो है वो धनावेश है, ऊनी कोट धनावेश है, ऊनी गलीचा, ये सब ऊनी जितना भी है ना सब क्या चीज़ है आपका,
धन आवेश है। ठीक है, ऋण आवेश क्या चीज़ है कि रेशम के कपड़े हैं, एम्बर हैं, ये सब चीज़ आपका क्या चीज़ है, ऋण आवेश है। ठीक है, आपको अभी बताया गया, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कांच की छड़ का हमने क्या बताया था, धन आवेश बताया था। ठीक है, तब यह कांच की छड़ क्या चीज़ है, आपका धन आवेश है ना। अब ऋण आवेश में क्या चीज़ है, आपका रेशम का कपड़ा ऋण आवेश है। रेशम का कपड़ा क्या चीज़ है, ऋण आवेश है। ठीक है, ऊनी कपड़ा धन आवेश है, लेकिन जो एबोनाइट है वो क्या चीज़ है, ऋण आवेश है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। कभी भी जैसे देखो, कांच की छड़ को हमने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो हमने अभी देखा क्या कि कांच की छड़ क्या था, धन आवेश था। तो ये जरूरी नहीं है क्या कि कांच की छड़ में धन आवेश उत्पन्न हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि जो रेशम के कपड़े जिससे उसको रगड़ा गया है उसमें भी धन आवेश उत्पन्न है। जस्ट उसके उल्टा होता है। ठीक है, क्या हमने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा ना, उसको रगड़ा, तो भैया क्या हुआ, जैसे हम अगर क्या बोलते हैं, थोड़ा से ये चीज़ें हम देखेंगे क्या, हम अगर किसी को पैसे दे रहे हैं, मान लो हम अगर किसी को पैसे दे रहे हैं, तो भैया आपके पास पैसे कम होगा या ज़्यादा होगा, बताओ। मतलब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आपके पास पैसे कम होगा कि आपके पास भी उतना ही पैसे हो जाएगा जितना कि आप जो दे रहे हो। मान लो आपके पास कितने हैं, 10 रुपये हैं, और सामने वाले के पास कितने हैं, 2 रुपये हैं, और आपसे वो 3 रुपये क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ठीक ना, तो आपने उसको 3 रुपये दे दिया, और आपके पास अब बचा कितना, 7 रुपये बचा, उसके पास हो गया कितना, 5 रुपये। तो दोनों क्या इक्वल है क्या, नहीं। इस कारण से जब दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इस कारण से क्या हुआ, कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़े ना, तो रेशम के कपड़े से रगड़े तो रेशम के कपड़े से कुछ ऊर्जा निकला, क्या हुआ, कुछ ऊर्जा निकला, तभी तो कांच की छड़ गर्म हुआ, क्या है ना, कांच की छड़ तभी तो गर्म हुआ, क्या, इस कारण से। और हम जानते हैं क्या कि कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, ऋणावेश होगा, ना कि सेम। सर में हाँ, सेम उसी तरह से जैसे आपका क्या हुआ, एबोनाइट की छड़ था, है ना, एबोनाइट की छड़ में हमने क्या देखा, ऋण आवेश, तो ऊनी कपड़ा जिस चीज़ को रगड़ा गया है ना, वो क्या होगा, धनावेश होगा। ऐसे कंपेयर करके आप लोग पढ़ा करो। ठीक है, तब फिजिक्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, इस तालिका को आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो, ये आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत जिसको आप क्या बोलते हैं, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें है ना, इसको देख लेना, तो समझ जाए, इसको पढ़ कर देखना। ठीक है, आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, परमाणु है ना, उस कोश हैं, तो वहाँ से बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, बस यही है। ठीक है, पढ़ कर देखना, या फिर पढ़ देते एक बार, ठीक है, समझा देते अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। ठीक है, तो देखो, प्रत्येक जो पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। इतना तो आपको समझ में आता है, जो भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बिल्कुल, परमाणु क्या चीज़ है, अणु की छोटे रूप है ना। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है, इस नाभि में। ठीक है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉनों में क्या होता है, धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉनों में क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल है वो, किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहता। नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न स्थिर कक्षाओं में फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होते हैं, बिल्कुल, प्रोटॉन में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणावेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के धनावेश से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन चीज़ों को समझो, जितना आपका ऋणावेश होगा ना, उतना ही क्या होगा, आपका धनावेश भी होगा। ठीक है, इन कणों का विवरण जो है स्लाइड में दिया गया, चल देखते हैं। ठीक, समझ में आया बातें। ठीक, तो ये जो है वो सब हर प्रकार के जो पदार्थ होते हैं परमाणुओं से अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। हर पदार्थ के नाभि होती है ना, और नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन प्लस चार्जेस होता है, धनावेश होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं ऋणावेश होते हैं। लेकिन जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक, ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका, इसको छोड़ो, ये याद रखना, ये जो तालिका दी है ना, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक ना, ये वाली। ठीक, इसको क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दर्शाते हैं, E- करके। ठीक है, ठीक,
उसकी जो आवेश होता है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है। देखो इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस चार्ज, माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, -1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास, क्या चीज़ है, एक आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। तो कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.10 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक ना, कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। और इसको जो द्रव्यमान होता है, यानी कि उसकी जो वेट होता है वो क्या होता है, 9.10 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन की बात हो गई। न्यूट्रॉन बोलता हूँ यार, ये प्रोटॉन P+ से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी जो आवेश होगी, देखो क्योंकि हमने भी पढ़ा जैसे क्या चीज़ कि इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, यानी कि बस अंतर क्या होता है, दोनों में साइन अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि माइनस वाला होता है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और प्रोटॉन यहाँ पर प्लस रहता है इसलिए प्लस लगे रहे हुए हैं। तो इसमें भी क्या हो गया, इसका जो आवेश है, एक प्रोटॉन में आवेश कितना हुआ, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हुआ, ठीक। लेकिन इसके जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्या होता है, 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। आई बात समझ में, क्या चीज़, 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, क्या चीज़ आपका, प्रोटॉन की द्रव्यमान है, ठीक है। लगभग न्यूट्रॉन के भी क्या होता है, द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि इसमें कोई आवेश नहीं होता, इस कारण से इसका जो न्यूट्रॉन में 0 क्या होगा, आपका आवेश होगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। चलिए ठीक, अब हम देखते हैं क्या चीज़ है, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। पहले इसको इरेज कर लेते हैं अच्छे से, आगे स्क्रॉल करने में हेल्प होती है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे ये वाली, बेसिकली एकदम सिंपल इसको जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या, चालक और विद्युत रोधी जिसको हम बोलते हैं काफ़ी कुचालक बोलते हैं, ठीक ना। चालक को हम सुचालक बोलते हैं, है ना, और विद्युत रोधी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, ठीक है। चलो अब चालक के बारे में देखते हैं, है ना। तो जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं। आई होप विद्युत आवेश आपको समझ में आ गया होगा, विद्युत आवेश क्या होते हैं, ठीक ना। विद्युत आवेश अब उतने ज़्यादा आपको नो करना है, विद्युत आवेश की सही मात्रा क्या चीज़ है, आपका कूलाम है, ठीक ना। विद्युत आवेश क्या होता है, भैया धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश एक करेंट फ्लो ही होता है, ठीक है। विद्युत आवेश मतलब क्या होता है ना, घर्षण के कारण जो उत्पन्न आवेश होता है उसको हम विद्युत आवेश बोलते हैं। बस इसी टाइप का आपको समझना है, ठीक है। चलो, जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत आवेश को, ठीक ना। आवेश क्या चीज़ है, आपको देख बेसिक से समझना है, आवेश क्या चीज़ है भैया, विद्युत आवेश क्या चीज़ है। बात यहाँ पर विद्युत आवेश की हो रही है। अब अगर आप विद्युत आवेश को ही नहीं समझोगे तो इसको कैसे समझोगे, ठीक ना। ये चीज़ें है ना। तो विद्युत आवेश मतलब क्या चीज़ है ना। जैसे हमने आवेश को भी देखा कि किसी चीज़ को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चालक है, तो विद्युत आवेश का मतलब यहाँ से वो नहीं है कि किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, नहीं। ये क्या चीज़ आपको बता रहे हैं, जैसे हम किसी लोहा है मान लो, ठीक ना। लोहा में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, मतलब धारा प्रवाहित करते हैं, करेंट प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है वो, उसमें जो प्लस और माइनस मतलब धनावेश और जो ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं, वो है यहाँ पर विद्युत आवेश। सर मैं ठीक है। तो ये चीज़ें ना, यानी कि यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश की बात हो रही है, ठीक है। चलो, तो जो पदार्थ अपने में से क्या करते हैं, विद्युत आवेश को क्या करते हैं, प्रवाहित होने देते हैं, है ना। जैसे हमने लोहा है, लोहा को हमने क्या किया है ना, कनेक्ट किया, किससे, बैटरी से कनेक्ट किया। तो बैटरी से क्या निकल रहा है आपका जी, धारा निकल रही, विद्युत आवेश बह रही है ना। तो लोहा क्या करेगी, अपने अंदर से क्या करेगा, वो बहने देगा विद्युत आवेश को, बिल्कुल देगा, ठीक ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका चालक पदार्थ कहलाएगा। चालकों में विद्युत आवेश यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक ना। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, उसकी संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि बह रही है आपके इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं, विद्युत आवेश क्या आ रही है, प्रवाहित हो रही है, मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। ये इलेक्ट्रॉन पूरे चालक पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन पूरे चालक पदार्थ में बिल्कुल, जैसे आपका अगर लोहा है, ठीक ना, कितना मतलब मान लो आपके पास लोहा है, ठीक है।
तो अगर आप करेंट सप्लाई करोगे उसमें, ठीक ना, तो पूरे लोहे में क्या करेगा, आप एक साथ करेंट पहुंचेगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरे चालक पदार्थ में क्या करता है, वो गति करता है। ठीक है, इन आवेशों को गतिशील आवेश भी कहते हैं। बिल्कुल, अधिकांश चालकों में गतिशील आवेश इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, किंतु विद्युत अपघट्यों में धनावेश एवं ऋणावेश दोनों ही गतिशील आवेश होते हैं। जबकि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश तुरंत ही चालक की संपूर्ण सतह अथवा पृष्ठ पर फैल जाता है। बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट हमने बताया लोहे के एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर धातु, जितने भी धातु, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, पारा, जितने भी हैं, है ना, जैसे मानव शरीर क्या होता है, करेंट तो प्रवाहित होते हैं ना, तो हम भी क्या चीज़ है, चालक है। ठीक है, चालक बोल सकते हो, सुचालक भी बोल सकते हो। ठीक है, सुचालक और चालक का एक ही मतलब है। जंतु शरीर हुआ, पृथ्वी है ना, जमीन होंगे, चांदी सर्वोत्तम चालक ना, चांदी क्या चीज़, सर्वोत्तम चालक है, बेस्ट। ठीक है, अति उत्तम। ठीक है ना, चलिए अब हम देखेंगे विद्युत रोधी क्या चीज़ है ना। तो विद्युत रोधी क्या होते हैं, विद्युत रोधी जैसे जस्ट उल्टा, चालक क्या हुआ, जो अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। ये क्या होगा, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होने देते, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे क्या चीज़ की, विद्युत रोधी पदार्थ बोलेंगे या कुचालक पदार्थ बोलेंगे। ठीक ना, जैसे इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या चीज़ हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, है ना, यही क्या चीज़ है आपका, कुचालक पदार्थ है, जो अपने में से क्या नहीं करता, अपने में से जो है वो विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता। बात यहाँ तक कि बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है, ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते। ठीक है, ठीक, ये हो गया। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल की क्लास में हम भूसंपर्कन को पढ़ेंगे। ठीक ना, ये भूसंपर्कन क्या चीज़ है, हम इसके बारे में कल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज जितना आपको पढ़ाया गया है, आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ एक बार खुद से ट्राई कीजिए या वीडियो को पुनः देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक ना, मैं बोल रहा हूँ कि फिज़िक्स जो है अपने दैनिक जीवन में आप जितनी ज़्यादा इमेजिनेशंस कर सकते हैं, आपके लिए वो बेनिफिट ही रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए हम कल की क्लास में क्या करेंगे, भूसंपर्कन के ये जो इस चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए क्लोज करते हैं वीडियो को।